साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मजामा केम छो कसा आहे आप सबको। जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है चेक अनादरण से, चेक बाउंस से, और कॉमनली इसे हम कहते हैं मुकदमा सेक्शन 138 एनआई एक्ट के तहत। एनआई एक्ट मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जिसको हम प्रक्राम्य अधिनियम भी कहते हैं। साथियों, बेसिकली हम जब किसी व्यक्ति विशेष से प्राइवेट स्तर पर लोन लेते हैं तो वो हमसे सिक्योरिटी चेक भी लेता है, और कई बार इस बात की संभावना भी होती है कि वो हमसे लिखा पढ़ी भी करता है। चूंकि चेक हमारे साइंड होते हैं, ब्लैंक होते हैं, तो इस बात की पूर्ण संभावना है कि उस पर कोई भी अमाउंट लिख लिया जाए और अल्टीमेटली उस चेक को बाउंस करा करके हमें झूठे मुकदमे में फंसा करके प्रताड़ित किया जाए। जब भी अमूमन हमें चेक बाउंस का नोटिस मिलता है तो उसमें यह बात परिवादी की ओर से लिखी होती है कि आपने मुझसे अपने निजी या व्यावसायिक आवश्यकता हेतु या दोनों ही आवश्यकता हेतु रुपये उधार लिया, जिसके पेटे आपने वर्तमान चेक जारी किया। इस चेक को मैंने आपके आश्वासन पे जब बैंक में पेश किया तो ये चेक अनादरित हुआ। मुझे बैंक का मेमो प्राप्त हुआ है। मैं आपको नोटिस देकर यह लेख करता हूं कि आप वर्तमान चेक का भुगतान नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर कर दीजिए, अन्यथा आपके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई होगी। एक बात जो है ध्यान रखिएगा कि नोटिस देना होता है चेक बाउंस के 30 डेज के अंदर अंदर। टाइम देना होता है 15 डेज का। यदि नोटिस प्राप्ति के 15 डेज के भीतर भी पेमेंट नहीं हुआ तो ऐसे सिनेरियो के अंदर विद इन 30 डेज कंसर्न परिवादी चेक अनादरण का मामला दाखिल कर सकता है। पर साथियों, जरा सोचिए कि जो मामले दाखिल होते हैं चेक अनादरण के, क्या मामले सच्चे हैं? आपके चेक का न केवल मिसयूज किया जाता है, अपितु गलत अमाउंट भर के आपको ह्यूमिलेट हैरेस भी किया जाता है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूं, यू मस्ट नो द डिफेंस स्ट्रेटेजी एंड यू हैव टू वर्क आउट स्ट्रेटेजी प्रायर टू द गिविंग ऑफ चेक टू द कंसर्न कंप्लेनेंट। देखिए, जब कंसर्न कंप्लेनेंट गलत रूप से चेक को भर करके नीतिगत रूप से आपको ब्लैकमेल कर रहा है, तो आप उन्हीं नीतियों पर चल के कंसर्न गलत केस करने वाले परिवादी को सबक क्यों नहीं सिखा सकते? देखिए, बार बार मैं कहना चाहता हूं, अगर वो गलत कर रहा है तो हमें भी नीति अपनानी होगी टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ। अगर आपने नीति नहीं अपनाई अपने आप को बचाने के लिए, अल्टीमेटली आपका ही शोषण होने वाला है। कोई आपके आंसू नहीं पहुंचेगा, कोई आपसे यह नहीं पूछेगा कि क्या सही है क्या गलत है, बल्कि कोर्ट भी आपसे पूछेगा कि आपको अपने बचाव में क्या कहना है। जब बात बचाव की है तो कहा भी जाता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी चेक बाउंस केस हो, प्रिपरेशन हमें चेक देने से पहले ही करनी है, ताकि जब भी हमारे चेक का मिसयूज हो तो हम डिफेंड कर सके प्रॉपर तरीके से। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे बिंदु भी हैं जो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ प्रोसीजर हमें दिखाई देते हैं, उनको भी हमें विवेचन में लेना है, ताकि जब भी चेक का मिसयूज हो तो अल्टीमेटली हम एक समुचित तरीके से डिफेंड कर सके, अपने राइट्स को सिक्योर कर सके। मैं एक महत्वपूर्ण केस इसी कड़ी में आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, जिसका नाम है उमाशंकर बनाम अनिल सूद। जजमेंट है दिनांक 8 जुलाई 2025 का। इस केस में आरोपी कन्विक्ट हुआ ट्रायल कोर्ट से और सेशंस कोर्ट से। मामला गया ऑनरेबल हाईकोर्ट में। एक एक पॉइंट को देखा जाना था, समीक्षा की जानी थी, पर सबसे बड़ी मुसीबत यही थी आरोपी के लिए कि हाईकोर्ट में यह मामला था अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ रिवीजन। आप सब जानते हैं कि ज्यूरिडिक्शन अगर रिवीजन का है तो स्कोप बहुत लिमिटेड है। उसके बावजूद भी कंसर्न आरोपी ने मेहनत करी और अल्टीमेटली ही सिक्योर्ड एन एक्विटल इन हिज फेवर। साथियों, मामला क्या है इसको पहले अपन समझते हैं और कंपेयर करते हैं हमारे केस को वर्तमान केस से। आरोप यह था कंसर्न परिवादी का कि मुझसे आरोपी ने एक घरेलू आवश्यकता के लिए पैसा उधार लिया। पैसा उधारने के बाद में भुगतान के पेटे चेक दिया। ये चेक मैंने बैंक में लगाया तो ये चेक बाउंस हो गया। कारण था अकाउंट क्लोज। अल्टीमेटली नोटिस मैंने दिया, पर इसके बावजूद भी कंसेंट चेक का भुगतान नहीं किया गया। अल्टीमेटली मजबूर है मुझे केस फाइल करना। थ्योरी ये थी डिफेंस की
कि हमने 60,000 रुपए नहीं 40,000 रुपए उधार लिए। ये केस था परिवादी का कि 60,000 रुपए उधार दिए गए, पर कहना यह था आरोपी का कि मैंने 60,000 रुपए नहीं, मैंने 40,000 रुपए ही उधार लिए। उनका कहना यह था कि चेक जो है वो सिक्योरिटी पेड है, किसी भी रूप में किसी भी डेट के भुगतान के लिए चेक नहीं दिया गया। उनका यह भी कहना है कि यह चेक एक ब्लैंक चेक था और इस बिंदु पर डिफेंस एविडेंस भी लीड की गई। साथियों, अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट ने कन्वर्ट किया इस ग्राउंड पे कि चेक का इशुएंस डिस्प्यूटेड नहीं है। मैं बार बार कहता हूं आपसे, आज फिर कहता हूं कि अगर आप चेक पर अपने साइन को एडमिट करते हैं तो सेक्शन 139 एनआई एक्ट के अनुसार प्रिजम्पशन आपके खिलाफ है, इसको आपको रिव्यू करना होगा, बट बाय द थ्योरी ऑफ प्रिपोर्टेंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी। आपको ऐसी संभावनाएं क्रिएट करनी होंगी जिससे डाउट क्रिएट होता हो परिवादी के वर्जन पे। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 139 एनआई एक्ट आपके ही केस में आपके ही हार का एक महत्वपूर्ण कारण बन सकता है। कन्विक्शन सेशंस कोर्ट से अपील रहा, पर जब ये मामला हाईकोर्ट गया तो कुछ ऐसे बिंदु थे जो देखे नहीं गए। बिंदु नंबर 1 कि जो कंसर्न मेमोरेंडम है जिसके आधार पर कंसर्न परिवादी ये कहता है कि बैंक ने चेक को बाउंस किया है, उस कंसर्न मेमोरेंडम पे ना तो अधिकारी का साइन है ना ही सील है। हम सब जानते हैं कि मेमोरेंडम एक प्रिंट आउट है टेकन विद द हेल्प ऑफ प्रिंटर। यह एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है। अगर किसी इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर बैंक अधिकारी के साइन और सील नहीं है तो उसे एडमिसिबल नहीं माना जाएगा। इस बिंदु पर कई जजमेंट है, महत्वपूर्ण जजमेंट है बॉम्बे हाईकोर्ट का भी, महत्वपूर्ण जजमेंट है एमपी हाईकोर्ट का भी। अब तो ये जजमेंट जो पारित हुआ है उसके तहत भी ये बिंदु देखा गया कि अगर मेमोरेंडम साइन और सील नहीं है देन डेफिनेटली अक्यूज विल गेट द बेनिफिट। सबसे बड़ी बात कि अमाउंट को जो है रीपे कर दिया गया है, इसके बावजूद भी चेक का मिसयूज किया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात कि एक डायरी जो है पेश की गई और उस डायरी में कंसर्न परिवादी के सिग्नेचर एडमिटेड थे, पर कई बार प्रैक्टिकली क्या प्रॉब्लम आती है कि परिवादी अपने किसी व्यक्ति को भेजता है और वो व्यक्ति उसके बिहाफ पे पैसे जो है ले लेता है और वो डायरी में साइन भी करता है, पर परिवादी धोखे से कहता है कि ये एजेंट मेरा नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर एजेंट ने परिवादी के बिहाफ पर पैसे एक्सेप्ट किए हैं तो ऐसे सिनेरियो में सेक्शन 202 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। एजेंट के एक्ट से प्रिंसिपल भी बाउंड हो जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण बिंदु यह भी रेस किया गया कि कंप्लेनेंट ने स्पेसिफिक नहीं किया है कि व्हेन द मनी वाज गिवन एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो स्पेसिफिकेशन रिगार्डिंग द सेम। सबसे महत्वपूर्ण बात जो डिफेंस था कंसर्न आरोपी का, कुछ अमाउंट जो है पे कर दिया गया खातों में और कुछ अमाउंट जो है पे किया गया कैश में। इसने इस बात को सस्टेन करने के लिए जो एंट्रीज थी उसको पेश किया और अल्टीमेटली कोर्ट ने देखा कि कुछ अमाउंट जो मिला है परिवादी को, परिवादी ने जानबूझ के उसे शो नहीं किया है और ना ही इंट्रोस किया है। ऐसे सिनेरियो में इंपॉर्टेंट फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जिसका टाइटल है दशरथ भाई बनाम हितेश 2023 वॉल्यूम 1 एससीसी पेज 578 फॉर ड्यू अमाउंट। इफ complainant receives certain amount, he is bound to entrust the same in the complaint. If he fail to do so in that scenario, the check case fails. तो मोटी-मोटी बात यह थी कि 3 बिंदु पर केस को साफ कर दिया। पहला था मेमोरेंडम, दूसरा था सर्टेन अमाउंट जो है पेड कर दिया पर उस अमाउंट को जो है शो नहीं किया गया और ना ही इंट्रोस्ट किया गया। ऐसे सिनेरियो में जो ड्यू अमाउंट है वो ज्यादा था फ्रॉम द आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जिस कारण से ये केस जो है फेलियर रहा। अपार्ट फ्रॉम दैट मटेरियल फैक्ट्स कंसील कर लिए परिवादी ने। जो कुछ भी अमाउंट दिया गया उस कॉन्टेक्स्ट में डायरी थी और उस डायरी में कंसर्न परिवादी के सिग्नेचर थे, पर उसने अमाउंट को रिसीव करने से मना कर दिया। बट एम्पल जजमेंट्स है कि आपने साइन को एडमिट कर लिया तो कंसर्न डॉक्यूमेंट कंटेंट को मानने के लिए या उस कंसर्न कंटेंट से आप बाध्य और अल्टीमेटली आरोपी को तीनों बिंदुओं का फायदा मिला। आरोपी जो है बरी हो गया। यदि आप भी एक फॉल्स चेक बाउंस केस फाइट कर रहे हैं तो सदैव ध्यान रखिएगा कि कंसर्न मेमोरेंडम कंसर्न बैंक अधिकारी द्वारा सीन साइड है या नहीं, देखिएगा जरूर। दूसरी बात, नोटिस क्या आपको मिला या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि नोटिस गलत पते पे आ गया और आप कहीं और निवास कर रहे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में भी आप फायदा ले सकते हैं। तीसरी बात, जो भी केस लेके आ रहा है कंसर्न परिवादी, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसके पास क्या क्या कॉर्पोरेशंस है, क्या क्या कंसिस्टेंसी है एविडेंस में। If there is no consistency, there is no corroboration, we can have the benefit.
चौथी बात यह कि अगर चेक आपके सिग्नेचर के तहत इशू है, बात यह कि अगर चेक पे आपके साइन है तो वहां पर सेक्शन 139 एनआई एक्ट का प्रिजम्पशन लागू होगा। प्रिजम्पशन को रिप्यूट करना है तो आपको काम करना पड़ेगा ऑन थ्योरी ऑफ प्रोबेबल डिफेंस, तभी जो है बचाव मिलेगा। पांचवी इंपॉर्टेंट बात कि अगर सर्टेन अमाउंट पे कर दिया गया है, यह अमाउंट वो स्पेसिफिक रूप से नहीं लेके आ रहा है रिकॉर्ड पे परिवादी, फैक्ट्स को मटेरियल रूप से कंसील कर रहा है परिवादी, देन ऑन ग्राउंड ऑफ कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट एंड ऑन ग्राउंड ऑफ पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट, हम ये कह सकते हैं कि जो ड्यू अमाउंट है वो ज्यादा है एक्चुअल डिमांड से। ऐसे सिनेरियो में भी चेक केस जो है फेलियर हो जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है आपके बचाव में। अगर आप भी इसी प्रकार से एक फॉल्स चेक केस को फेस कर रहे हैं और आपके केस में ये बिंदु हैं, देन डेफिनेटली उसको पढ़िए, प्लीड कीजिए और वर्तमान जजमेंट उमा शंकर बनाम अनिल सूद ऐसे परिस्थिति में डेफिनेटली आपकी सहायता करेगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, पर एक बात जाते जाते मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इसी कंटेंट को इंग्लिश में भी रिकॉर्ड किया मेरे एक महत्वपूर्ण चैनल जो कि अवेलेबल है मेरे अनदर चैनल वॉइस ऑफ डिफेंस पे। कारण क्या है कि जब कभी भी सोनी अन्ना पे मैं इंग्लिश में कंटेंट को अपलोड करता था तो लोग कहते थे कि इंग्लिश में कंटेंट अपलोड ना करें, हिंदी में करें। तो मैंने इसलिए इंग्लिश लर्निंग वाले जो कंसर्ट लोग हैं उनकी सुविधा के लिए इस कंटेंट को इंग्लिश में रिकॉर्ड किया और ओरिजिनल कंटेंट को मैंने अलग चैनल पे जो है अपलोड किया है विद द हेल्प ऑफ माय टीम, सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज एंड कुड एनहांस योर इंफॉर्मेशन एंड अपडेशन ऑन द चेक बाउंस केस अकॉर्डिंगली। जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।